हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। हम एडीपीयू रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए हैं, जहां पे हम ऑलरेडी कई सब्जेक्ट पर डिस्कशन किए कर चुके हैं। अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में जो सब्जेक्ट पर डिस्कशन किया उसका नाम था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जहां पार्ट 1 में हमने सेक्शन 1 टू सेक्शन 6 तक बात करी थी। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो सेक्शन 7 की है। सेक्शन 7 बात करता है पेनाल्टीज, शास्तियाँ। तो सेक्शन 7 जो है और जो उसके मेन प्रोविजन थे जो हमने पढ़ा था वो सेक्शन 3 था, क्योंकि वहीं पे बताया गया है कि गवर्नमेंट कौन सी चीज़ों को रेगुलेट करेगा, कौन सी चीज़ ऑफेंसिबल होगी, कोई उसका स्टोरेज करता है या मान लीजिए उसको फेयर प्राइस पे नहीं बेचता या कुछ करता है तो उस पर कौन गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो अगर उन्हीं सेक्शन 3 के जो प्रोविजन है उनको कंट्रावेंशन करता है तो पेनल्टीज कौन सी सेक्शन 7 में बताई गई। तो इतनी सारी पेनल्टीज हैं, तो आप एग्जाम पर्पज से तो इतना नहीं ध्यान रखिएगा, क्योंकि इतना नहीं पूछा जाता है। ये वाली हो सकता है कि सेक्शन 7 में मतलब पेनल्टीज कौन से सेक्शन में दी गई, तो सेक्शन 7 में दी गई हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें इफ एनी पर्सन कंट्रावेंस एनी ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 3, तो जो सेक्शन 3 में अगर किसी का कंट्रावेंशन किया है, कौन सा क्लॉज, जो सबसेक्शन 2 के क्लॉज 1 के क्लॉज सब क्लॉज एच में है। ठीक है, जो एच और आई वाला है, अगर सबसेक्शन 2 उसका कंट्रावेंशन करते हैं तो उसमें कितनी 1 साल तक की सजा और फाइन है। इन द केस ऑफ एनी ऑर्डर विद द इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच, जो 3 महीने का नहीं होगा, जो 7 साल तक का हो सकता है। ठीक है, और इसमें एक प्रोविजो दिया है कि अगर कोर्ट चाहती है तो अगर एडुकेट और स्पेशल रीजन है तो वो जो उसकी जो पनिशमेंट है उसको 3 महीने से कम की भी कर सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि उसकी जो प्रॉपर्टी उसको फोरफीचर की जा सकती है इन गवर्नमेंट ऑफ फेवर। ठीक है, अगर मान लीजिए जो क्लॉज बी है सबसेक्शन 4 का और सेक्शन 3 का, अगर इसका कोई कंट्रावेंशन करता है तो 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा है। और अगर कोर्ट को अगर स्पेशल और एडिक्वेट रीजन लगता है तो कितने उसको कम कर सकता है 3 महीने तक। तो इसी प्रकार की पनिशमेंट है, आप इसको जनरली ही देख लीजिएगा, एग्जाम पर्पज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए सेक्शन 7 ये बात करता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिकवर सर्टेन अमाउंट्स एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। आपने कहीं ऐसे प्रोविजन देखे होंगे जहां पे बात आती है कि अगर मान लीजिए कोई कंट्रावेंट कर कोई फाइन उस पर नहीं भरता है तो उसको उसकी रिकवर कैसे कर सकते हैं, एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो लैंड रेवेन्यू क्या होता है, लैंड रेवेन्यू उस पर जो उसकी जो भी लैंड होती है उस पर जो फर्स्ट चार्ज होता है, तो सबसे पहले कैसा भराया जाएगा उसको एज अ लैंड रेवेन्यू। तो वो सबसे पहले अगर उसकी जो प्रॉपर्टी बिकती है या कुछ भी होती है तो पहले वो एज अ लैंड रेवेन्यू वो भरा जाएगा। तो इसी प्रकार अगर इस एक्ट का कोई कंट्रावेंशन करता है तो उसको भी कितना इस एक्ट के थ्रू जो स्पेशल रीजन है, ठीक है, उनको रिकॉर्ड करके क्या है एज अ लैंड रेवेन्यू जैसा रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वेयर एनी पर्सन लाइबल टू एनी अमाउंट ऑन परसुएंस ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 3 डिपॉजिट एनी अमाउंट क्रेडिट एन अकाउंट और फंड। ठीक है, तो जो उसका अमाउंट जो पेबल उसको किया जाना चाहिए या कोई फीस है प्रिस्क्राइब की वो नहीं भरता तो उसको कैसे भरवा सकते हैं एज अ लैंड रेवेन्यू। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 7A में ये बात दी गई है। ठीक है, अब देखिए सबसेक्शन 3 बात करता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन अ फोर्स नो कोर्ट ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी सेल ग्रांट एनी इंजंक्शन। ठीक है, कोई भी कोर्ट ट्रिब्यूनल इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी और कोई भी ऑर्डर नहीं करेगी जो प्रोहिबिट और रिस्ट्रेन करता है गवर्नमेंट फॉर रिकवर। तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं करेंगे जिससे गवर्नमेंट क्या है रिकवर नहीं कर पा रही है एज अ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, ठीक है, अगर मान लीजिए प्रोसिक्यूशन चलता है और ऐसा पता चलता है कि जो उसके अगेंस्ट में जितने भी ऑफेंस जो बताए गए थे वो इनवैलिड निकलते हैं, तो जो फाइन लगाया गया था वो उससे रिकवर, तो उसको एक्स्ट्रा कितना 15% एज अ 15% इंटरेस्ट लगा के जो उसका अमाउंट था ना वो उसको वापस किया जाएगा। ठीक है, ब्याज समेत दिया जाएगा। ठीक है, इसमें है फिर हम देखते हैं सेक्शन 8। सेक्शन 8 बात करता है अटेम्प्ट एंड अबेटमेंट। तो कोई भी अगर जो सेक्शन 3 का अबेटमेंट या अटेम्प्ट करता है या क्या करता है अबेटमेंट करता है, उकसाता है, तो उसके लिए भी सेम सजा है जो जो कमिट करने वाले व्यक्ति ही है। फिर फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये भी आप
ऐसा ध्यान रख सकते हैं, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देता है या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन गलत देता है या रिकॉर्ड ऐसी चीज करता है, वो अपने अकाउंट में ऐसी चीज करता है जो फॉल्स स्टेटमेंट में आ सकती है। ऑफेंस बाय कंपनीज, ये बिल्कुल सेम टू सेम है जो हर जगह, अगर उस समय जब ऑफेंस किया गया कोई इंचार्ज था, कोई व्यक्ति सेक्रेटरी डायरेक्टर जो था, अगर उसने अपनी ड्यू डिलीजेंस नहीं बरती है तो वो उसमें भी भागीदार होगा, ऐसा जैसे उसने कोई पर्सनल कोई ऑफेंस किया हो। अब देखते हैं 10A ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल, जो इससे रिलेटेड जितने ऑफेंस होंगे वो कितना कौन से होंगे, कॉग्निजेबल होंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 10B पावर ऑफ कोर्ट टू पब्लिश नेम प्लेस एंड बिजनेस एक्सेट्रा ऑफ कंपनी कन्विक्ट। अगर कोई कन्विक्टेड होती है तो उसको क्या कर सकती है, कोर्ट ऑर्डर करके उनका न्यूज़पेपर में भी नाम पब्लिश किया जा सकता है, तो ये बात ध्यान रखनी है। 10C बात करता है प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट, तो इनकी क्या है, मेंटल स्टेट ये नहीं बोला जाएगा कि आप इसका प्रूव लो कि उस समय हमारी मेंटल स्टेट ऐसी नहीं थी जब हम ऑफेंस कर रहे हैं, तो ये कोई डिफेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप ऐसा डिफेंस लाओ तो ऐसे नहीं, आपको ये प्रूव करनी पड़ेगी कि हमारी उस समय ऐसी मेंटल स्टेट नहीं थी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम 11 देखते हैं, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट ऑन अ रिपोर्ट और राइटिंग ऑन फैक्ट। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट द्वारा क्या है, उसकी रिपोर्ट राइटिंग में की जाएगी तभी उस पर क्या है, कॉग्निजेंस लिया जाएगा। इन सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी, और एनी पर्सन एग्रीव्ड और एनी रिकॉग्नाइज, या मान ली कोई व्यक्ति एग्रीव्ड होता है, मान ली कोई व्यक्ति है तो वो कर सकता है रिपोर्ट, या मान लीजिए कोई कंज्यूमर एसोसिएशन है जो हित में काम करता है, कंज्यूमर के हित में काम करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन भी क्या कर सकता है, रिपोर्ट फाइल कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं 12 है स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग फाइन, तो इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्या है, 5,000 से ऊपर तक का भी फाइन लगा सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, इसके बाद 12A बात करता है कौन सी, पावर टू ट्राई समरीली ट्रायल। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है ऐसा है कि ये पर्टिकुलर मैटर है, इनका समरी ट्रायल किया जाना चाहिए, तो समरी ट्रायल भी हो सकता है स्पेशल ऑर्डर के थ्रू, लेकिन ये पार्लियामेंट द्वारा पास होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसके लिए एम्पावर्ड कौन है समरी ट्रायल के लिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, और जो 262 265 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो समरी प्रोसीजर के लिए बताया गया मैनर है, उसी के थ्रू ये इधर भी मैनर अपनाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है, अगर जो सजा सुनाई गई समरी ट्रायल में तो उसकी कोई अपील नहीं होगी, ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, और 1 साल से ऊपर की सजा समरी ट्रायल में नहीं दी जाएगी। अब देखते हैं 12B ग्रांट ऑफ इंजंक्शन एक्सेट्रा से, कोई भी सिविल कोर्ट द्वारा क्या है, इंजंक्शन और कोई भी ऐसा ऑर्डर ग्रांट नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके पहले क्या किया जाएगा, उस पब्लिक सर्वेंट या गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। 13 इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, ये बात करता है प्रिजम्पशन एज टू ऑर्डर। ठीक है, तो प्रिजम्पशन ये की जाएगी कि उस पर्टिकुलर आदमी ने वो ऑफेंस किया है, लेकिन उस आदमी को अप्रूव करना होगा। जनरली क्या होता है, प्रोसिक्यूशन प्रूव करता है, लेकिन इसमें क्या है, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि हम ये ऑफेंस नहीं किया है, जो सेक्शन 3 में बताए गए हैं। ठीक है, तो ये 14 बात कर दिया। फिर सेक्शन 15 है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर। ठीक है, तो अगर कोई कार्रवाई ऐसी करी है पब्लिक सर्वेंट, जो 15 और 15 ये बात करता है, गुड फेथ में करी है पब्लिक सर्वेंट या गवर्नमेंट द्वारा, तो उनके अगेंस्ट में कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं लाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा एक्ट था जो कंप्लीट होता है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। आई होप आपको जो रैपिड रिवीजन की सीरीज है आपको पसंद आ रही होगी, और ये एग्जाम पर्पज से जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उस पर हमने डिस्कशन किया है, जो आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आई होप आगे आएगी जो सीरीज वो भी आपके लिए हम बनाते जाएंगे। कोई भी सजेशन है या कोई कमेंट्स है तो आप जरूर बताइएगा। थैंक यू।